हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं और जिसमें हमने लगभग 13 से 14 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, अब्दुल कलाम जी ने एक अच्छी सी बात बोली थी, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डेली डिसिप्लिन। आपको एक अनुशासन में रहकर पढ़ाई करनी है। आपको एक डायरी मेंटेन करना है जिसमें आपको लिखना है कि हमें कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक में समस्या है, और आपको हर सप्ताह के आखिरी दिन में उस डायरी से संबंधित सारी चीज़ों को कवर करना है। ये छोटे छोटे प्रयास हमको अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। ये हमारा अब पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें हम इंटरनेट से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, हमें ऐसा पढ़ना है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। हमें इंटरनेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करना है और पीवाईक्यूज़ भी कवर करना है, और इसमें लगभग 200 से 250 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे प्रतियोगी परीक्षा में यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो इंटरनेट से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, क्योंकि ये इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सबसे पहला और मेन चैप्टर होता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? देखिए, इंटरनेट, ये जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट की शुरुआत किससे हुई है? इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट से हुई थी। ठीक है, और इसके लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट का पूरा नाम पता करना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन है इंटरनेशनल नेटवर्क करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट इंटरनल नेटवर्क ये भी नहीं होगा और इंटरनेट नेटवर्क भी नहीं होगा। आपको याद रखना है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ही इसका सही उत्तर है। देखिए, इंटरनेट का पूरा नाम जो हमने देखा है, ये किससे बना है? ये इंटर मतलब कि इंटरकनेक्टेड और नेट से मिलकर बना है, तब जाकर आप इसको इंटरनेट कहते हैं। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है और यह दुनिया भर में फैले हुए लाखों कंप्यूटर्स और डिवाइसों का एक विशाल वैश्विक जाल है जो डेटा साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल नेटवर्क है तो ये क्यों गलत है? हालांकि इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका आधिकारिक तकनीकी नाम ये नहीं है। कई बार लोग भ्रम में इसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर इंटरनल नेटवर्क है। देखो, ये जो इंटरनल नेटवर्क है ना, इसका अर्थ ये होता है कि किसी एक संस्था या किसी प्लेस स्पेसिफिक प्लेस के भीतर एक निजी नेटवर्क, जैसे कि आप बोल सकते हैं इंट्रानेट। आप बोल सकते हैं इंट्रानेट, जो कि एक छोटे से संस्थान, जैसे किसी स्कूल में हुआ, छोटे से परिसर में हुआ, किसी महाविद्यालय में हुआ, उस प्रकार का ये स्थान में होता है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में फैले सार्वजनिक इंटरनेट से अलग होता है। यहाँ पर लिखा है इंटरनेट नेटवर्क। देखो, ये विकल्प पूरी तरह से निरर्थक है, क्योंकि इसमें इंटरनेट शब्द के भीतर ही उसका अपना नाम दोहराया गया है, जो इसकी सही फुल फॉर्म को व्याख्या नहीं देता है। तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है और इन चीज़ों को ध्यान में लेकर ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अभी कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर 2। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, इसका उत्तर पता हम सभी को है, लेकिन हम जल्दी जल्दी में ऑप्शन सी मार देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें और इसको फिर आप सोल्व करें। देखो, ये होता क्या है? ये जो www है, ये इंटरनेट पर मौजूद एक जानकारी का एक वैश्विक नेटवर्क होता है। देखिए, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अब अधिकांश बच्चे एक्साइटेड में यहाँ ऑप्शन नंबर 3 लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए, आप ध्यान रखना, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आपको ये सीक्वेंस से ध्यान रखना है, और ये इंटरनेट पर मौजूद जानकारी का एक वैश्विक नेटवर्क है। ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये वैश्विक नेटवर्क है, नेटवर्क, ठीक है, एक प्रकार का जाल होता है। और इसका आविष्कार हुआ कब? तो आपको इसकी डेट को ध्यान रखना है। इसका आविष्कार हुआ 1989 को, और किसने किया था? सर टिम बर्नर्स ली ने किया था।
टिम बर्नर्स-ली ने किया था इसका आविष्कार। www का आविष्कार 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और ये परस्पर जुड़े हुए वेब पेजों का एक समूह होता है। जब आप www का इस्तेमाल करोगे तो इसके अंदर है ना वेब पेजेस दिखेंगे, वेब पेजेस, ठीक है। ये सारे पेज दिखते हैं, इनका एक कलेक्शन होता है जिसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसे आमतौर पर वेब या फिर W3 के नाम से भी जाना जाता है। ये आप ध्यान रखना, W3 के नाम से इसे जाना जाता है, www को। इंटरनेट की शुरुआत किस प्रोजेक्ट से हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत किस प्रोजेक्ट से हुई थी? देखिए, इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट से हुई है, अर्पानेट से। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट से हुई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अर्पानेट है क्या। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखो, अर्पानेट का मतलब होता है ए से एडवांस, आर से रिसर्च और पी से प्रोजेक्ट और यहाँ ए से क्या होगा, एजेंसी, और एन से नेटवर्क। आप फिर से बोलिए, देखिए, एडवांस, रिसर्च, प्रोजेक्ट, एजेंसी, नेटवर्क। ये है एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत इस प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। और कब हुई थी, आपको ये सन भी ध्यान होना। अर्पानेट की शुरुआत सन 1960 के दशक के अंत में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित की गई। ये दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। ये कैसा था, ये एक प्रकार से पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, स्विचिंग नेटवर्क है। अर्पानेट की हम बात करें, और इससे आधुनिक इंटरनेट की नींव रखी गई थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आइए, आपको थोड़ा सा ध्यान होना। ये जो अर्पानेट है, इसका फुल फॉर्म क्या बताया हमने, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि 1969 में 4 कंप्यूटरों को जोड़कर शुरू किया गया था। 4 कंप्यूटर्स को जोड़कर इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से सैन्य और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए एक सुरक्षित और विकेंद्रित संरचना प्रणाली को बनाना। मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने का यहाँ पर उद्देश्य था। इसका क्या महत्व है, यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, 1983 में जो TCP/IP, आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान होगा, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल अपनाने वाला ये पहला नेटवर्क बना जो इंटरनेट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। मतलब कि अर्पानेट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई। आज यदि हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो ये अर्पानेट्स के ही माध्यम से ही हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि हम पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखना है, फिर उससे कठिन, और फिर सबसे कठिन सुपर हार्ड क्वेश्चन को लेके चलना है। हमें यहाँ पर टॉप लेवल के क्वेश्चन को अगर क्रैक करना होगा तो हमको ये सीढ़ी को चढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले सरल, फिर कठिन, फिर सबसे ज़्यादा कठिन। तभी हम कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को इन्हेंस करके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस को हम क्रैक कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अभी हाल ही में ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया था। मेरा एग्ज़ाम भोपाल में हुआ था, IAS, जो कि रातीबड़ में था, ठीक है। मैंने ग्रुप 2 के 2 एग्ज़ाम दिए थे और आपको यकीन मानना होगा कि 100 नंबर एक नॉन टेक था और 100 नंबर आपका ट्रेड से संबंधित था। मतलब 200 का पेपर था जिसमें 100 नंबर में कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पूछा गया था। तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जो 25 नंबर के क्वेश्चन आए थे उसमें से 18 से 19 नंबर तो हमारी सीरीज़ से ही आए थे, ठीक है। क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन आए थे ये 100 नंबर के ग्राफ में। और यहाँ पे जो 100 नंबर के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दी थी, तो मैं आपको बता दूँ इतने हाई लेवल के क्वेश्चन थे, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन थे कि इनको अपने क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको यहाँ पर आपने जो भी पढ़ा है, जितना आपने बेसिक्स क्लियर किए हैं उसके माध्यम से ही आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे हम तुक्के मार सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान है, हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, तो हम इन क्वेश्चन को क्रैक करने की हिम्मत रख सकते हैं। वरना यदि आप कहो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। आपको अपने दिमाग को इन्हेंस करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ेगा, अपने दिमाग को विकसित करना पड़ेगा, ताकि हम अपने समझ के अनुसार उन क्वेश्चंस को फाइंड कर सकें, उनके उत्तर तक पहुँच सकें। तो आप कोशिश ये करना कि आप जो भी पढ़ो
उसको अच्छे तरीके से, डीप तरीके से उसको पूरी तरह से क्लियर करें अपने दिमाग में, तभी हम कहीं ना कहीं अपनी विचारधाराओं के अनुसार सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकेंगे। हमारा यहाँ क्वेश्चन था कि वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या कहेंगे। देखिए, वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूआरएल। वेबसाइट का जो भी एड्रेस होता है उसे यूआरएल के नाम से जाना जाता है। और आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। आपको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। देखिए, हमारी कंप्यूटर के जो विषय है, इस विषय में 200 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर फुल फॉर्म है। आपको सारे फुल फॉर्म मुँह ज़बानी याद होना, क्योंकि इतने यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं जिससे कि हम कहीं ना कहीं किसी बच्चे से, क्योंकि यहाँ इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हो जाएंगे। आपको यहाँ पर इन चीज़ों की पढ़ाई करना है। और आपको सबसे अच्छा फ़ायदा इस सीरीज़ से यही हो रहा कि यहाँ पर आपको अपनी कमज़ोरियाँ का पता चल रहा है। और मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ वो गार्ड बांध लेना, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर सेव कर लेना कि आपको इन चीज़ों पर काम करना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको 9000 क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज़ तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन हाँ, मेरी जितनी भी कोशिश है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। और यदि 9000 क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप पीडीएफ के माध्यम से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से फ्री क्लास दे रहा हूँ, सिर्फ पीडीएफ का ही थोड़ा सा चार्ज रहेगा। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे थे यूआरएल की। ये यूआरएल का उपयोग हम इंटरनेट पर विशिष्ट वेब पेजों को, जो भी हमारे वेब पेज होते हैं, वेब पेजेस के लिए, ठीक है, हम बोल सकते हैं फाइलों के लिए, या फिर ऐसे किसी प्रकार के संसाधन की लोकेशन को खोजने के लिए हम करते हैं, जो कि ब्राउज़र के एड्रेस बार में ये हमें दिखाई देता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, यूआरएल। ठीक है। अब ये जो आईपी लिखा है, ये आईपी का पहले, सबसे पहले आप फुल फॉर्म बताइए। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये नेटवर्क पर डिवाइस का एक संख्यात्मक पता होता है। यहाँ पर www जो कि हमने अभी देखा, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये इंटरनेट पर सूचनाओं का एक संग्रह है, ना कि ये एक प्रकार का एड्रेस है। ये डीएनएस क्या होता है, देखिए, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। और ये डोमेन नेमों को आईपी एड्रेस में बदलने वाली प्रणाली है। मतलब कि जो भी डोमेन नेम सिस्टम है, ये क्या करता है, ये आईपी एड्रेस में बदलने की प्रणाली का उपयोग करता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स कवर हुए। आपको अपनी तैयारी को इसी प्रकार से ही कवर करके रखना है। चाहे जैसा कठिन क्वेश्चन आ जाए, हम अपनी शब्दावली के माध्यम से उनको कनेक्ट करके उत्तर तक पहुँच सकते हैं। आज के समय में इसी प्रकार की स्टडी को ही महत्व देना है आपको। अगर कहीं से आप इस प्रकार से नहीं पढ़ रहे हैं तो वो स्टडी आपकी व्यर्थ है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, यहाँ आप यूआरएल का फुल फॉर्म देखोगे तो यू से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर यूआरएल का फुल फॉर्म अगर देखेंगे यूआरएल, तो यहाँ पर बनेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो, मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं पढ़ोगे और आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एग्ज़ाम में यूनिवर्सल कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका रियल फुल फॉर्म क्या होगा। तो यू से बनेगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डेट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। देखो, ये जो यूआरएल है, ये इंटरनेट पर किसी विशिष्ट संसाधन जैसे कि वेब पेज, छवि या कोई दस्तावेज, इनका पता लगाने के लिए, इनका एक प्रकार से एड्रेस फाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है यूआरएल का। ठीक है। सही विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देखो, ये जो भी यूआरएल है, ये जो यूआरएल होता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब www पर वेब पेजों को नेविगेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इनके लिए किया जाता है, जिसमें आमतौर पर एक प्रोटोकॉल, जैसे कि हम बोल सकते हैं HTTPS, क्योंकि सिक्योर ज़्यादा महत्व करता है, इस प्रकार के डोमेन नेम और पाथ शामिल होते हैं।
जो हमारे पाथ जो जिस भी डायरेक्शन में या फिर जिस भी लोकेशन पर हम आगे बढ़ते हैं उस प्रकार के पाथ यहाँ पर शामिल होते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए, हाइपर कहाँ है? हाइपर यहाँ पर भी है, हाइपर यहाँ भी है और हाइपर यहाँ भी है। तो हाइपर के आगे आप देखो हाइपर टेक्स्ट कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जल्दी जल्दी में हमें क्वेश्चन का आंसर आता है और इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गलत आंसर टिक कर लेंगे, लेकिन तो हमें थोड़ी सी शांति रखना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ HTTP का फुल फॉर्म होता है और ये वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि यहाँ ये W3 पर डेटा, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई टेक्स्ट हुआ या फिर आप बोल सकते हैं किसी प्रकार की कोई इमेज हुई, वीडियो हुआ, इनको ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मुख्य प्रोटोकॉल होता है। और ये क्लाइंट जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में एक संचार का आधार है ये। अब ये हमारे दूसरे ऑप्शन क्यों गलत है? ये हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है? ये किसी प्रकार का फुल फॉर्म है ही नहीं। हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोसेस ये भी नहीं है और हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी नहीं है। ये सब गलत है क्योंकि HTTP में एच का अर्थ कभी भी हाई नहीं है, हाइपर ही होता है। और यहाँ पर लिखा है सेकेंड में हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये गलत है क्योंकि HTTP में प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है, प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए ये भी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ जो टी का जो अर्थ है, यहाँ ये आपने यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ा है और यहाँ पर क्या लिखा है? टूल, लेकिन ये टूल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। जितने भी फुल फॉर्म है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि छोटे छोटे वर्ड यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की वजह से या फिर छोटे से मिसकम्युनिकेशन या फिर आप बोल सकते हैं आपके मेमोरी के कारण स्लिप हो सकते हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा बार बार पढ़ना है और इसको रिकॉल करना है। HTTPS में एस का अर्थ क्या है? HTTPS में एस का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HTTPS क्या है। देखिए इससे पहले हमने देखा था HTTP, HTTP मतलब कि हमने क्या देखा था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इतना हमने देख लिया था, इसके बारे में हमने समझ लिया था। लेकिन अब यहाँ पर आ गया एस, मतलब क्या? एस का क्या मतलब हुआ? क्या ये इसी में जुड़ेगा? बिल्कुल इसी में जुड़ेगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा सिक्योर। मतलब अब क्या? मतलब आपकी जो लिंक है एक प्रकार से पूरी वैध है और सुरक्षित है, लेकिन आप जो HTTP पढ़ते हो ना, वो वैध नहीं कह सकते, हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर सिक्योर आ गया मतलब कि 100% यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है पूरी तरह से सुरक्षित है आपके संचार के लिए। जो आप यहाँ पर SSL या फिर TLS का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ढूंढना है कि SSL और TLS होता क्या है। इनके प्रमाण पत्र का उपयोग करके एन्क्रिप्ट और सुरक्षित रखता है HTTPS। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? देखिए, ना ही उसके डोमेन से होती है, ना ही उसके URL से होती है। ये तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और ना ही उसके वेबसाइट से होती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान उसके IP एड्रेस से होती है कि इसका IP एड्रेस है क्या। ये जैसे हम मोबाइल में भी ट्रैक करते हैं ना, जब मोबाइल चोरी हो जाते हैं, कंप्यूटर चोरी हो जाते हैं, तो IP एड्रेस के माध्यम से ही ट्रैक किया जाता है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान उसके IP एड्रेस से होती है। ये एक अद्वितीय संख्यात्मक लेबल होता है, मतलब कि ये एक प्रकार से न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है, ये याद रखना होता है और ये इन नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक उपकरण को विशिष्ट रूप से पहचानता है जिससे डेटा सही पते पर भेजा जा सके। IP एड्रेस जो है ये कंप्यूटर का डाक पता होता है। आप ये बोल सकते हैं एक प्रकार का डाक पता है कि हमको कौन से कंप्यूटर में ये चीज़ें पहुँचाना है। ठीक है, ये एक प्रकार का मुख्य पहचान करता है। और हम यहाँ पर अगर URL की बात करें तो URL या फिर हम डोमेन की बात करें, ये दोनों वेबसाइट खोजने के लिए मानवीय उपयोग के लिए होते हैं। हमारा सही उत्तर यहाँ पर है IP एड्रेस। मेरी आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई 2 गुना तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है अपने लक्ष्य की ओर।
क्योंकि अब तुम्हें साबित करना है कि तुम जीवन में सब कुछ कर सकते हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम बनते जा रहे हो। एक ऐसा कमबैक करना कि रणभूमि में जिसने भी तुम्हें देखा हो, जिसने भी तुम्हें हंसा हो कि ये कुछ कर पाएगा, जिसने भी तुम्हारे मरने का सपना देखा, बर्बाद होने का सपना देखा है, उन सब की रूह कांप जाए। एक ऐसा पद हासिल करो कि तुम्हारे सामने खड़े होने से भी डरे। एक बहुत अच्छी लाइन है कि कुछ इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो बस यही वो समय है जहां आपको कर दिखाना है। मॉडेम क्या कार्य करता है? मॉडेम क्या कार्य करता है? देखिए, इस प्रश्न को हमको चारों तरफ से घेरना है। सबसे पहले ये समझना है कि मॉडेम है क्या और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल, मतलब कि जो भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करता है, मॉडेम की सहायता से ये एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। ठीक है। और जिससे कि टेलीफोन लाइनों या केबलों के माध्यम से हम सिग्नल्स के माध्यम से अपने मैसेज को सेंड कर सके, रिसीव कर सके। ये एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। ये मॉड्यूलेटर का कार्य होता है और ये डीमॉड्यूलेटर का कार्य होता है। और जो प्राप्त एनालॉग सिग्नल होता है उसे वापस ये डिजिटल के रूप में बदलने का कार्य करता है ताकि कंप्यूटर उन्हें आसानी से समझ सके। हम बोल सकते हैं कि हमारा सही उत्तर होगा सिग्नल को एनालॉग डिजिटल में बदलना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ये जो अन्य विकल्प है, प्रिंट करना, स्टोरेज बढ़ाना, स्पीड कम करना, ये गलत क्यों है? देखो, ये जो प्रिंट करना होता है ये प्रिंटिंग का कार्य होता है, ना कि मॉडेम का कार्य होता है। ये स्टोरेज बढ़ाना मतलब हमें यहाँ पर हार्ड डिस्क की आवश्यकता है, जैसे एसएसडी होता है, फिर होता है रैम, या फिर आप बोल सकते हैं एचडीडी। ठीक है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। स्पीड कम करना, यहाँ पर मॉडेम का उद्देश्य यही होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये जानबूझकर स्पीड कम करना इसका कार्य नहीं होता है। इस प्रकार आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और हम इंटरनेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ कवर कर रहे हैं और ये इंटरनेट सब्जेक्ट में यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे एग्ज़ाम में। वाईफाई किसका शॉर्ट फॉर्म है? वाईफाई किसका शॉर्ट फॉर्म है? देखिए, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। वायरलेस फिडेलिटी होता है। और वायरलेस फिडेलिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ जो हमने देखा? वाईफाई। ठीक है। और ये एक ऐसी वायरलेस नेटवर्किंग टेक्निक है जो कि हमारे रेडियो वेव्स का उपयोग करके कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और आप बोल सकते हैं अन्य डिवाइसेस जो होती है जो बिना केबल के इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देती है, उन सब के लिए ये एक बेहतरीन फैसिलिटी का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। वेब पेज बनाने की भाषा कौन सी है? वेब पेज बनाने की भाषा कौन सी है? हमें यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, HTML, C++, जावा या पाइथन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जावा को क्लिक करेंगे, पाइथन को क्लिक करेंगे, इन सभी को क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेब पेज बनाने की सबसे अच्छी भाषा, और मैं बता दूँ सर्वर पर जो काम चलता है वो HTML के माध्यम से चलता है। HTML ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर होगा। वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा है HTML। HTML का हमें पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखिए, HTML का फुल फॉर्म होगा, H से बनेगा हाइपर और T से बनेगा टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, M से बनेगा मार्कअप और L से बनेगा लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या है? यह वेबसाइट का ढांचा, मतलब कि क्या करता है, ये स्ट्रक्चर को तैयार करने का कार्य करती है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज। और ये क्या है? ये वेबसाइट का ढांचा, अर्थात हम बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर तैयार करने का यहाँ पर कार्य करती है। HTML यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य करती है और ब्राउज़र को कंटेंट प्रदर्शित करने का एक तरीका बताती है।
कि जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से शो करेगा, वो कंटेंट वहाँ किस प्रकार से रेडी होगा, कैसे दिखेगा, उसका ढांचा यहाँ प्रारूप HTML के माध्यम से तैयार होता है। HTML के अलावा अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार से जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी किससे बनी है? हड्डियों से। तो ये हड्डियाँ मतलब कि ढांचा तैयार करने का कार्य करती है। लेकिन जब हड्डियों का काम रेडी हो जाता है, एक ढांचा तैयार हो जाता है, तो ये क्या करता है? CSS के माध्यम से उसको सजाने का काम करता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो रंग रूप आकार आकृति सुंदरता जो आती है, वो उसी प्रकार वेबसाइट में CSS के माध्यम से आती है। ठीक है, HTML के अलावा CSS और आप बोल सकते हैं इसी प्रकार से जावा स्क्रिप्ट होता है। इसी प्रकार से एक प्रकार से आप देख सकते हैं एक जावा स्क्रिप्ट होता है। जावा स्क्रिप्ट होता है, इसका उपयोग भी वेब डेवलपमेंट में आसानी से किया जाता है और आपको एक सुंदर वेबसाइट का निर्माण करके प्रोवाइड करती है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ये भाषा HTML है, ना ही आपकी C++ है, ठीक है, ना ही आपका जावा है और ना ही आपका पाइथन का लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैं C++ की बात करूँ तो ये मुख्य रूप से सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाती है C++। जावा क्या है? ये बैक एंड वेब अनुप्रयोगों जावा क्या है? ये बैक एंड वेब अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज क्या है? ये मुख्य रूप से बैक एंड और डेटा साइंस के लिए उपयोग किया जाने वाला एक लैंग्वेज है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने देखा HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। देखिए, इस प्रकार के जो आसान क्वेश्चन होते हैं हम एग्जाम में बहुत ही जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही हमारी एक मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक बोल सकते हैं कि हम हाइपर देख लेते हैं और हाइपर यहाँ पर 3 जगह है, हाइपर टेक्स्ट भी देख लेते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मेकिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको इसको पूरी तरह से पढ़ना है। हो सकता है कहीं ना कहीं स्पेलिंग में भी छोटा सा मिस्टेक होने के कारण इसका पूरा अर्थ बदल जाता है, तो आपको ये मुख्य बात को थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। वेब पेज का मुख्य भाग कौन सा होता है? वेब पेज का मुख्य भाग कौन सा होता है? देखिए, वेब पेज का मुख्य भाग होता है, अगर मुख्य भागों में अगर हम बात करें तो हेडर और फुटर, ये वेब पेज का सबसे मेन भाग होता है, मेन हिस्सा होता है। हेडर का मतलब होता है शीर्षक, हेडर का मतलब होता है शीर्षक। और अगर आप फुटर की बात करेंगे तो फुटर का मतलब क्या हुआ? फुटर का मतलब हुआ कि निचला भाग, निचला भाग। ठीक है, वो ये ऊपरी भाग और ये निचला भाग होता है जो कि वेबसाइट का ढांचा तैयार करते हैं। ये दोनों मिलकर वेबसाइट का वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम और देखते हैं हेडर में लोगो और नेविगेशन का कार्य होता है, जबकि फुटर में संपर्क जानकारी कॉपीराइट का कार्य आपको दिखेगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हेडर और फुटर ही वेब पेज का सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक है, ये हेडर और जो फुटर होते हैं ये एक स्थिर संरचना प्रदान करते हैं जो कि लगभग हर पेज में होती है। ठीक है, यदि आप किसी नंबर को मार्किंग कर रहे हैं कि मैंने एक 500 पेज की कॉपी बनी है और मेरे को हर पेज के फुटर में नीचे की ओर कॉर्नर पर जैसे ये कॉपी है तो मेरे को यहाँ पे नंबर 1 2 3 डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, तो यहाँ पर ये कंपलसरी सभी पेजेस में लग जाते हैं। ठीक है, ये जो अन्य घटक लिखे हैं HTML टेक्स्ट कंपाइलर रैम, ये क्या करते हैं? इनके बीच में मुख्य सामग्री मतलब कि आप बोल सकते हैं मेन कंटेंट होते हैं, लेकिन मुख्य ढांचागत भाग हेडर और फुटर ही माने जाते हैं। ब्राउज़र में वेबसाइट खोलने के लिए क्या ज़रूरी है? ब्राउज़र में वेबसाइट खोलने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, ब्राउज़र में वेबसाइट खोलने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझना है, URL हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब URL क्यों ज़रूरी है तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी आप रखो कि URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, R से होता है रिसोर्स और फिर होता है लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी वेबसाइट एक एड्रेस, जैसे कि आप बोल सकते हैं www.google.com। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी होता है। इसके बिना ब्राउज़र को यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेज लोड करना है, जबकि ये जो CPU और कीबोर्ड है, ठीक है, जबकि CPU और कीबोर्ड है हार्डवेयर होते हैं और प्रिंटर का उपयोग केवल प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ये जो यूआरएल है ये वेबसाइट का पता है जिसे आप एड्रेस बार में टाइप करते हैं। सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर वेबसाइट खोलने के लिए आवश्यक मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर नेटवर्क घटक नहीं है, हालांकि कंप्यूटर के हिस्से के रूप में ये सहायक होते हैं। इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट पहचानने के लिए क्या देखें? हम इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट पहचानने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? देखिए, आज एआई का ज़माना है और हमको इन सभी शब्दावली को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाना चाहिए। आजकल हम जैसे एआई पे चैट जीपीटी और जो रेमिनी जैसे एप्लीकेशंस बनी है जहां हम अपनी फ़ोटो अपलोड करके एक पुतले की फ़ोटो ले रहे हैं, तो ये क्या सभी चीज़ें सुरक्षित है? हमें ऐसा करना चाहिए? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारी जानकारी को स्टोर कर रहा है। आज के समय में देखिए, आप किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो उसका नाम आ रहा है, मतलब कि हमारी कितनी जानकारी एआई के पास जा चुकी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अब हमारे पास कितना खतरा हो गया डिजिटल रूप से, हमारी सारी चीज़ें अब एआई के पास चली गई। पहले हम अपनी फ़ाइल को सुरक्षित रखते थे कि हमारा डेटा किसी के पास न जाए। अब आज के समय में हम अपना पूरा डेटा सर्वर पर दे रहे हैं। देखो, हमारे लिए कितनी एक बड़ी समस्या चुनौतियाँ आने वाली है, तो हमें इन चीज़ों से बचना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए कि हमें कहाँ पर किस रिसोर्स का उपयोग सही तरीके से करना है। देखिए, इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट पहचानने के लिए हमें सिक्योर वेबसाइट पहचानने के लिए एड्रेस बार में HTTPS देखना है। HTTPS, अब आपको HTTPS के बारे में समझना है कि ये है क्या। सबसे पहले ये जानो कि HTTP जो होता है, HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो, अभी हमने देखा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखो, ये तो हमने समझ लिया था कि HTTP ये एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है सिक्योर। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल है एकदम सिक्योर है, एकदम सुरक्षित है। ठीक है, इसका अर्थ ये बोल रहा है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये एक प्रकार से पूरा सुरक्षित है। ये लॉक आइकन होता है, पेडलॉक आइकन होता है जो देखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सिक्योर होता है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी मत लगा देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि मार्केट में जो पार्ले जी है, वो पार्ले जी कितना भी समय हो जाए या फिर मार्केट में कितने भी यहाँ पर नए प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन पार्ले जी की जगह बनी रहती है। इसी प्रकार आपके कितने भी एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आप इस प्रकार से पढ़ाई करो कि आप कितना भी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान के अनुसार उसको बना ही लेंगे। देखो, इसका मतलब सिक्योर सुरक्षित होता है, जो कि SSL और TLS, ठीक है, इंक्रिप्शन का उपयोग करके आपके डेटा को पूरी तरह सेफ रखता है। अब आपका काम है कि SSL और TSL मैंने क्या लिखा है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। देखो, सुरक्षित वेबसाइट के मुख्य संकेत क्या होते हैं? यहाँ पर जो URL होता है, यहाँ पे जो भी URL होगा उसके शुरुआत में क्या होगा? HTTP इस प्रकार से लिखा होगा, या फिर ये मतलब कि मैंने कैपिटल में लिखा है, इसमें स्मॉल लेटर में होता है। इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो, HTTP तो ये असुरक्षित है, लेकिन HTTPS यहाँ पर लग जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पूरी सुरक्षित ये साइट है। इसमें लॉक आइकन होता है, जैसे एड्रेस बार में एक बंद ताले का निशान दिखाई देता है और वहाँ आपको इस प्रकार दिखाई देगा। और सटीक URL होना चाहिए। डोमेन नेम, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, डोमेन नेम जैसे कि google.com होना चाहिए, google.com होना चाहिए। ये इस प्रकार से सही स्पेलिंग आप चेक कर लो, क्योंकि एक छोटी सी स्पेलिंग बदलने के कारण उसका सब कुछ डेटा बदल जाता है कि हम यहाँ पर कुछ और समझ रहे हैं और ये कहीं और फेच हो रहा है। ठीक है, केवल HTTPS होना ही 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, HTTPS होना ही 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि स्कैमर्स भी अब इनका उपयोग करने लगे हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना है। हमको पूरी की पूरी जानकारी होना, तभी हम सर्वर पर जाने के लिए विचार करें। कुकी क्या होती है? कुकी क्या होती है? देखो, कुकी का मतलब होता है कि ये वेबसाइटों द्वारा आपके ब्राउज़र में स्टोर की जाने वाली छोटी टेक्स्ट फाइलें होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? यूज़र डेटा स्टोर करने वाली एक फ़ाइल होती है। ये जो कुकीज़ होती है, वेबसाइटों पर आपके द्वारा ब्राउज़र में स्टोर की जाने वाली एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है। वे आपकी पसंद, लॉगिन जानकारी और ब्राउजिंग आदतों को याद रखकर वेबसाइट अनुभव को व्यक्तिगत बनाती है। ये वायरस नहीं होते हैं, आप याद रखना। अगर इसमें कई सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये कुकी एक प्रकार का वायरस नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान होना, ये वायरस नहीं होते, वायरस नहीं है ये।
ये क्या करता है कि आप जो चीज़ बार बार कर रहे हो उसको ये सेव कर लेता है, लेकिन ये गोपनीयता के साथ खतरा बनाने की चेष्टाएं रखती है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब देखो ये कुकी की क्या क्या विशेषता है। देखो ये एक छोटी स्मॉल ये एक प्रकार की स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है। ये जानकारी को याद रखने में सहायक होती है और यहाँ पर इसका यूज़ होता है। ये एक यूज़फुल की सुविधा है जो आपको बार बार लॉगिन करने से बचाती है और शॉपिंग कार्ट जैसे चीज़ों को याद रखती है, और ये पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रदान करती है, मतलब कि ये आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती है और थोड़ा गोपनीयता बनाए रखती है। लेकिन आपको पूरी आँख बंद नहीं करना है, आपको आधी आँख बंद करना है और आधी आँखें खुली रखना है। आपको पूरा भरोसा नहीं करना है इंटरनेट पर, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट छवि बनाई जा रही है। कैश मेमोरी का उपयोग क्या है? कैश मेमोरी का उपयोग क्या है? देखिए, कैश मेमोरी का उपयोग ये है कि ये वेबसाइट जल्दी लोड करने का कार्य करती है। कैश मेमोरी वेबसाइट जल्दी लोड करने का कार्य करती है। अब ये कैश मेमोरी होती कहाँ है, मेरे को आप ये बताइए। ये कैश मेमोरी याद रखना, ये रैम और सीपीयू रैम और सीपीयू होता है, उसके बीच में यहाँ पर सीपीयू के पास कैश मेमोरी होती है। जो रैम से जो डेटा आता है तो वो पहले क्या करती है, कैश मेमोरी के पास जाता है और कैश मेमोरी फटाफट सीपीयू के पास देके ये सीपीयू वापस इसे रिटर्न करता है और कैश मेमोरी फटाफट इसे दे देती है। ठीक है, ये आपको जानकारी होना, मतलब कि कैश मेमोरी क्या करती है, ये सीपीयू और रैम के बीच में एक हाई स्पीड मेमोरी का कार्य करती है। और ये क्या करती है, जो डेटा बार बार आ रहा जा रहा है उसको अपनी मेमोरी में थोड़ा सेव कर लेती है, ताकि बार बार दौड़ भाग ना करना पड़े और फटाफट मैं सीपीयू को दे दूँ, सीपीयू अपना रिजल्ट मुझे दे और मैं रैम को वापस फटाफट दे दूँ। ये बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर कर लेती है ताकि जल्दी से एक्सेस करने में हमें सहायता मिले। वेब ब्राउज़र वेबसाइट को तेज़ी से खोलने के लिए भी कैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ये कैश मेमोरी एक छोटी मोटी मेमोरी नहीं है, ये है ना जो हमारे द्वारा दिए गाने ये हमारे द्वारा दिए जाने वाले समय को कम करती है और सबसे जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करती है, मतलब ये इसने हमारे समय को बचा लिया है। देखिए फिर एक नया क्वेश्चन है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको फिर रिकॉल करवाना चाहूँगा कि हम कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और ये एक ऐसा विषय है जो फुल फॉर्म से पूरी तरह से भरा हुआ है। यदि आपको फुल फॉर्म याद नहीं है तो ये समझिए आपका नॉलेज कहीं ना कहीं किसी रूप से ये आपको हानि पहुँचाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो काम आप करते चलिए, मैं आपको एकदम छान छान के एकदम पूरी तरह से पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी डायरी में नोट करिए कि आपके क्या क्या वीक पॉइंट है, आपको उस पर काम करना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 1 या 2 घंटे ही आपके सामने रहेगा, उसके बाद तो सिर्फ आपको खुद पे ही मेहनत करना है। टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन मंजिल तक आपको खुद ही पहुंचना है, अंतिम प्रयास सिर्फ आपका ही रहेगा। इसलिए आप अपनी डायरी को मेंटेन करें, मैं आपको जो वीक पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 200 से 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दूँ। ठीक है, आपको अभी मेहनत करना है, क्योंकि अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आपका भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। देखिए, किस्मत और भविष्य के बीच केवल एक ही चीज़ खड़ी होती है और वो है आपका लिया हुआ एक साहसी निर्णय। आपने जो निर्णय ले लिया उस पर आप अमल करो और उस पर 100% काम करो। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको अपना 100% देना है, मतलब देना ही देना है। यहाँ पर हम देख रहे थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम बोल सकते हैं इंटरनेट कहाँ है, इंटरनेट ए और सी में है, लेकिन हमें सर्विस देखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, इंटरनेट इंटरनेट सेवा सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है। इसका क्या कार्य है, ये एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट, वेब होस्टिंग या डोमेन पंजीकरण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस हुआ, ठीक है, रिलायंस जियो हुआ, एयरटेल हुआ, वीआई हुआ, बीएसएनएल हुआ, ठीक है, एक्ट फाइबर नेट हुआ, ऐसे प्रमुख आईएसपी होते हैं। आईएसपी का उदाहरण कौन सा है, अभी हमने देख लिया आईएसपी का उदाहरण रिलायंस जियो हुआ, ठीक है, एयरटेल हुआ, वीआई हुआ, बीएसएनएल हुआ, एक्ट फाइबर नेट हुआ, ये सारे क्या है, आईएसपीज हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको तो ये सब कुछ पता ही है कि एमएस वर्ड क्या होता है। देखिए, एमएस वर्ड एक प्रकार से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट्स पर काम किया जाता है। क्रोम क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है, वेबसाइट देखने का सॉफ्टवेयर, ना कि इंटरनेट प्रदान करने वाली एक कंपनी। ठीक है, सीपीयू क्या है, ये कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग हिस्सा है।
अगर हम अतिरिक्त जानकारी के लिए देखें तो ये जो ISP होता है ये उन कंपनियों को कहा जाता है जो लोगों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है, ये उन कंपनियों को कहा जाता है। इंटरनेट पर यूज़र की पहचान किससे होती है? इंटरनेट पर यूज़र की पहचान किससे होती है? देखिए, हमने कई बार पढ़े हैं और अब ये क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। आप यहाँ मैक एड्रेस नहीं लगाओगे, आप URL नहीं लगाओगे, आपको डोमेन भी नहीं लगाना है। इंटरनेट पर यूज़र की पहचान उसके IP एड्रेस से होती है और आपको पता होना चाहिए कि IP का फुल फॉर्म क्या है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक प्रकार का नंबर होता है, IP एड्रेस से ट्रैक किया जाता है। ये इंटरनेट अर्थात ग्लोबल नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और ये मैक एड्रेस क्या होता है? ये एक लोकल नेटवर्क में, मतलब कि लेन में भौतिक डिवाइस की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन से नेटवर्क में? लोकल एरिया नेटवर्क में पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये डोमेन क्या होता है? ये डोमेन ये वेबसाइट के नाम का एक हिस्सा होता है, नेम एड्रेस होता है। ठीक है, और ये URL क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, और इन सब की मैंने जानकारी आपको दे दी है। आप मैक एड्रेस के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो और आप इसको सर्च करें। मैं ये बोल सकता हूँ कि जब इंटरनेट पर यूज़र या डिवाइस की नेटवर्क पहचान पूछी जाए तो उसका सही उत्तर क्या होगा? IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बताइए मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? देखिए, एक मानक मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है और आमतौर पर हम इसे कॉलन या हाइफन द्वारा अलग किए गए दो हेक्साडेसिमल अंकों के 6 समूहों के रूप में हम दर्शाते हैं। ये जो लिखा है .com डोमेन किसके लिए उपयोग होता है? .com डोमेन किसके लिए उपयोग होता है? देखिए, .com डोमेन याद रखना, ये कमर्शियल साइटों के लिए उपयोग होता है। कमर्शियल साइट किसको बोलेंगे? जैसे कि व्यावसायिक वेबसाइटों के लिए होता है, जिसको हम वाणिज्यिक बोल सकते हैं। ठीक है, वेबसाइटों के लिए होता है और ये सबसे लोकप्रिय, मतलब कि ये एक प्रकार से टॉप लेवल डोमेन होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? TLD, मतलब कि टॉप लेवल डोमेन होता है, जो कि व्यवसायों, ई-कॉमर्स साइटों और सामान्य वेबसाइटों के लिए विश्व स्तर पर विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त है। हालांकि अब इसका उपयोग व्यक्तिगत और अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं .com जो है वो कमर्शियल व्यवसायिक इस मतलब कि प्लेटफॉर्म के लिए होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कमर्शियल संस्थाओं के साथ जुड़ा रहता है और उसको प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर व्यवसाय संबंधित कोई कार्य के लिए ये वेबसाइट बनी हुई है। अन्य जो टॉप लेवल डोमेन्स है, जैसे कि गवर्नमेंट लिखा है, तो इसका डोमेन क्या होगा? .gov आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन का क्या होगा? एजुकेशन का रहेगा .edu। तो समझ जाना, यहाँ एजुकेशन संबंधित यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेंगे। और यहाँ नेटवर्क है तो नेटवर्क क्या रहेगा? .net। ये रहेगा आपकी वेबसाइट की पहचान। डोमेन आपको पता चल गया, मतलब आप समझ जाओगे कि इसमें आपको कंटेंट क्या मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अपने स्तर पर थ्योरी तो कंप्लीट करो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी इन क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करवा दूँ। अभी हमारे पास बहुत समय है, मैंने आपको एक गुड न्यूज़ नहीं दी है, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। आप बस अपने स्तर पर अच्छे से मेहनत करो और अगर वीडियो के माध्यम से अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई तथ्य है या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। अगर वो वैलिड रहेगा तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। .gov डोमेन किसके लिए होता है? जो हमने अभी देखा, .gov डोमेन किसके लिए होता है? देखिए, .gov डोमेन ये एक गवर्नमेंट सरकारी संस्था में काम किए जाने वाली वेबसाइट पर कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये गवर्नमेंट सरकार के लिए होता है और ये उच्च स्तरीय डोमेन होता है। कैसा होता है? ये टॉप लेवल डोमेन होता है जो विशेष रूप से सरकारी संस्थानों, विभागों और वेबसाइटों के लिए आरक्षित होता है ताकि उनकी प्रामाणिकता और विश्वास की पुष्टि की जा सके।
यह मुख्य रूप से अमेरिकी सरकारी साइटों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अन्य देश जो .gov.au जैसे अन्य प्रारूपों का इस्तेमाल करते हैं। .edu डोमेन किसके लिए होता है? देखिए, अभी हमने देख लिया, इन सभी चीज़ों के बारे में बात भी कर ली है। .edu जो डोमेन होता है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। एजुकेशन अर्थात शिक्षा के लिए, ये शिक्षा के क्षेत्र में इस डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक प्रकार से टॉप लेवल डोमेन की श्रेणी में आता है, जो विशेष रूप से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं विश्वविद्यालय हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, इनके लिए आरक्षित होता है और ये एक विश्वसनीय और अधिकृत शैक्षिक संस्थान होने का संकेत देते हैं हमें। यहाँ पर इसका उपयोग कैसे होता है? इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम या फिर कोई शोध या फिर शैक्षणिक संसाधन प्रदान करना होता है। इसका उपयोग किस प्रकार होगा? जैसे कि स्कूलों में, कॉलेज में और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग होता है। जैसे कोई वैकेंसी निकलती है, कोई रिजल्ट आता है, कोई अधिसूचना जारी होती है या कोई नोटिस रहता है, तो इनकी वेबसाइट पर ये डाले जाते हैं। प्रतिबंध यही रहता है कि इसे विशेष रूप से मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। बस, आप इसको आम इंसान की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक संस्थान के माध्यम से ही काम करेगी, उसी संस्थान के लिए फ्रेम होती है। .org डोमेन किसके लिए होता है? .org डोमेन किसके लिए होता है? ये सारे में जो डोमेन पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसमें पढ़ाई से संबंधित चीज़ों की गांठ बांध लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, .org डोमेन मुख्य रूप से ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार से संगठन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन के लिए होता है और ये 1995 में, कब? 1985 सॉरी, ये एक 1985 में स्थापित मूल टॉप लेवल डोमेन होता है। ये उनमें से एक है जिसे आमतौर पर गैर लाभकारी संगठनों जैसे कि NGOs हुए, ठीक है, धर्म संस्थान हुए और समुदायों के लिए उपयोग किया जाता है और यह विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकेत होता है। .org मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, यह मुख्य रूप से गैर लाभकारी मतलब कि नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स द्वारा उपयोग किया जाता है। हालांकि इसे गैर लाभकारी संस्थानों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन यह गैर लाभकारी छवि को दर्शाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट पर रियल टाइम कम्युनिकेशन किससे होता है? इंटरनेट पर रियल टाइम कम्युनिकेशन किससे होता है? देखिए, इंटरनेट पर रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है मुख्य रूप से चैटिंग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। जैसे कि हमारा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हमारा जो व्हाट्सअप बोल लो, क्योंकि ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि दोनों ओर से तत्काल प्रभाव से रियल टाइम में, मतलब कि ऑनलाइन के माध्यम से ही हम बात करें। हमने रिप्लाई किया, उसका रिप्लाई आया, ये मतलब कि रियल टाइम होता है, जो हम उसी समय के दौरान हम अपनी चैटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस वीडियो कॉल के जरिए उपयोगकर्ता वास्तविक समय में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और ये तकनीक संदेशों को तुरंत आदान प्रदान करने में सक्षम होती है। देखो, ये जो चैटिंग है, ये चैटिंग एक त्वरित टेक्स्ट और संवाद प्रदान करता है, जो वास्तविक समय, जो हमारा जो रियल टाइम होता है, इस वास्तविक समय का संचार सबसे सामान्य उदाहरण हम मान सकते हैं। जो अन्य विकल्प है, जो फैक्स है, प्रिंटिंग है, ये जो फॉर्मेटिंग है, ये रियल टाइम संचार के लिए नहीं है। ये तो ऐसा है कि फैक्स है, हमने पहुंचा दिया, आ जाएगा, प्रिंट किया है तो ठीक है आ जाएगा, फॉर्मेटिंग किया है तो धीरे धीरे सुधर जाएगी, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? याद रखें, IPv4 में यहाँ पर आप 32 बिट्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। देखो, IPv4 में, देखिए, IPv4 एड्रेस 32 बिट्स मतलब बाइट में 4 ऑक्टेट का होता है, जो दशमलव प्रारूप में, जैसे कि आप बता सकते हैं 192.168.1.1 इस प्रकार से लिखा जाता है और लगभग 4.3 अरब पते यहाँ प्रदान होते हैं और ये एड्रेसिंग का सबसे आम रूप है, जिसे हम 5 वर्गों में बांटते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? A, B, C, D और E में।
इनमें वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको ये याद होना। अब मेरा क्वेश्चन है IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, और ये ग्रुप 2 की एग्ज़ाम में आया था और ये मैंने पिछले 10 वीडियो में कंप्लीट किया है। आपको ये सर्च करना है और आपको कमेंट ज़रूर करना है। देखिए, अगर मैं आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ तो बदले में मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपको जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उनका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ढूंढें, और हो सके तो आप रिप्लाई ज़रूर दें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी आपके क्वेश्चन से प्रेरित होकर अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाएं। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? अब जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर नहीं दूंगा। आपको सर्च करना है कि IPv6 है उस एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, देखो IPv यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण होता है। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान होना। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो संस्करण है 6 में, इसमें कितने बिट होते हैं और ये किस लिए काम आते हैं, आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होना। ठीक है, ये एड्रेसिंग प्रणाली में 8 समूह में विभाजित होता है और ये प्रत्येक यहाँ 16-16 बिट्स में होता है, लेकिन आपको इसका उत्तर देना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। DNS का फुल फॉर्म क्या है? DNS का फुल फॉर्म क्या है? अधिकांश बच्चों को ये तो पता है कि डोमेन होता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप 50-50 खेलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो DNS है, ये जो हमारा DNS है, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा डोमेन, और यहाँ होगा नेम, और यहाँ पर क्या होगा? सर्वर। आपको यहाँ पर याद रखना है सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, आपका इसका यहाँ पर उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। डोमेन नेम सिस्टम यहाँ DNS का फुल फॉर्म है। देखो ये क्या है? ये इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा होती है, इंटरनेट की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेवा होती है, जो कि वेबसाइट के नामों जैसे कि आप बोल सकते हैं, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ www.example.com। इस प्रकार को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य IP एड्रेस जो अब मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप बोल सकते हैं IP एड्रेस जैसे 192.0.2.1 इस प्रकार से यहाँ बदलने का काम करती है। देखो इसका अर्थ क्या है? डोमेन नेम सिस्टम मतलब कि यहाँ पर आप इंसानों के समझने योग्य डोमेन नेमों को मशीन पठनीय IP एड्रेस में अनुवादित करना। इसका महत्व क्या है? इसके बिना इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें हर वेबसाइट के लंबे IP एड्रेस को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अच्छा है कि डोमेन नेम सिस्टम ही यहाँ पर अपना काम पूरा कर लेते हैं। DNS का मुख्य कार्य क्या है? DNS का मुख्य कार्य क्या है? अभी हमने जो देखा DNS मतलब कि डोमेन नेम सिस्टम, इसका मुख्य कार्य होता है। अभी हमने देखा डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य यहाँ पर डोमेन नेम को IP में बदलना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में इसको अच्छे से समझा था कि ईमेल भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अब यहाँ पर SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये उपयोग किया जाता है, और ये इंटरनेट पर ईमेल संदेशों को एक क्लाइंट से सर्वर या एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक प्रोटोकॉल है, एक मानक प्रोटोकॉल है। ठीक है, SMTP जो है ये मुख्य रूप से ईमेल भेजने मतलब सेंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए एक होता है POP3, मतलब एक POP3 है, मतलब कि ये क्या करता है? ईमेल प्राप्त करने मतलब रिसीविंग के लिए उपयोग किया जाता है, सेंड करने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए यहाँ POP3 का इस्तेमाल किया जाता है। POP3 भी बोल सकते हो, और एक होता है IMAP का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि POP3 का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट ना करें तो भी चलेगा, लेकिन आपको ढूंढना है कि POP3 का फुल फॉर्म क्या है और IMAP का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इस सीरीज़ से हमें कई सारी चीज़ों का पता चल रहा है, हमें यहाँ पर लगातार फुल फॉर्म्स याद होते जा रहे हैं और हम कई सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एचटीटीपी के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, ये वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोगित है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, जो अभी हमने देखा। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल कहाँ लिखा है, सिंपल यहाँ पर दो जगह है, सिंपल सिंपल, लेकिन सिंपल के बाद ये मेल की बात होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल सर्वर के बीच ईमेल संदेशों को भेजने, रिले करने और फॉरवर्ड करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है। ये मुख्य रूप से आउटगोइंग ईमेल के लिए उपयोग किया जाता है और इनकमिंग के लिए हमने अभी देखा POP3 का इस्तेमाल किया जाता है रिसीविंग के लिए, और आउटगोइंग के लिए सेंडिंग के लिए SMTP का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये 25 या फिर 465 या 587 पोर्ट पर काम करता है। ये आपको ध्यान होना, 25 या 465 या 587 पोर्ट पर काम करता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। अभी हमने देखा ईमेल प्राप्त करने के लिए हम POP3 का इस्तेमाल करेंगे, IMAP का इस्तेमाल करेंगे, और ये तो SMTP सेंड करने के लिए होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का कौन सा प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होता है, जो हमने अभी देखा। हम जो SMTP की बात करेंगे, ये मेल सर्वर्स के बीच ईमेल संदेशों को भेजने, रिले करने और फॉरवर्ड करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ईमेल जो है रिसीविंग या फिर आप बोल सकते हैं डाउनलोड करने के लिए मुख्य रूप से हम POP3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये IMAP का फुल फॉर्म यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग किया जाता है। POP3 का आपको पता है, ईमेल को सर्वर से डिवाइस पर डाउनलोड करने का काम होता है, और ये कई डिवाइसों, IMAP की बात करें, ये कई डिवाइसों पर ईमेल सिंक करता है, ठीक है। और SMTP मतलब कि केवल मेल भेजने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। आप यदि अपनी पढ़ाई अलग से ना भी करोगे तो भी आपको इस सीरीज़ से इतना सीखने को मिल जाएगा कि आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग 80% क्वेश्चंस को क्रैक कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारा डेटा मिलेगा। ये सीरीज़ अभी बंद नहीं होगी, और अभी कोशिश रहेगी कि आपको हर दिन कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, POP3 का फुल फॉर्म जो हमने अभी देखा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो ऑफिस कहाँ लिखा है, ऊपर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। और ये कौन सा वर्जन है, यहाँ पर 3 लिखा ना, तो ये वर्जन 3 है हमारे लिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, जिसका उपयोग हम ईमेल पे करते हैं, ईमेल में करते हैं, और क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने मतलब रिट्राइव के लिए किया जाता है। और ये आमतौर पर ईमेल को स्थानीय डिवाइस मतलब कि कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMAP का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये कहाँ पर है, ये देखिए, इंटरनेट यहाँ भी है और यहाँ पर भी है इंटरनेट, लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि इंटरनेट मैसेज होता है, मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये इसका फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, लेकिन ये है क्या, देखो, ये एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल होता है, ये एक प्रकार से ईमेल प्रोटोकॉल होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा सर्वर से ईमेल को पुनः प्राप्त करने और उसे प्रबंधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे जो भी उपयोगकर्ता होता है उसके कई डिवाइसों पर संदेशों को सिंक करने का कार्य होता है। मतलब हम कई डिवाइसों पर संदेशों को सिंक कर सकते हैं। दैट मीन्स IMAP का इस्तेमाल हम सिंक करने के लिए करते हैं, कई डिवाइसों पर संदेशों को सिंक करना ही IMAP का काम होता है। वेब पेज देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है, वेब पेज देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है। देखिए, वेब पेज देखने के लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउज़र, देखिए, ये जो ब्राउज़र है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रकार का
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, जो कि इंटरनेट पर जो कि इंटरनेट पर जो वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट्स होती है और जो वेब पेज होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, इनको एक्सेस या नेविगेट या बोल सकते हैं इन्हें प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि गूगल क्रोम हुआ, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, मोज़िला हुआ, मोज़िला, या फिर आप बोल सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, ठीक है, और आप बोल सकते हैं सफारी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चीज़ों की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, देखो, वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करने और यूज़र के पढ़ने योग्य रूप मतलब कि एच टी एम एल में स्क्रीन पर दिखाने का कार्य करता है। यह होता है यहाँ पर इसका काम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है, इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है? देखिए, इनमें से अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोम एक प्रकार से वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ये एक प्रकार से वेब ब्राउज़र है जो क्या करता है, उपयोगकर्ता को इंटरनेट ब्राउज़ करने की फैसिलिटी देता है, मतलब सुविधा प्रदान करता है। क्रोम, हम क्रोम की बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेब ब्राउज़र नहीं हैं, ठीक है। ये क्रमशः वर्ड प्रोसेसिंग या फिर फ़ोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट बनाने के लिए उपयोग होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, यहाँ पर शीट तैयार होती है और यहाँ पर क्या होता है, पीपीटी वगैरह, फ़ोटो एडिटिंग आप बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? गूगल क्रोम एक प्रकार से वेब ब्राउज़र है। मैं आपको यहाँ पर वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इनकी एक छोटी सी ट्रिक दूंगा अगले वीडियो में, जो आपको 10 वेब ब्राउज़र और 10 से 12 सर्च इंजन आपको याद हो जाएंगे, जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो गूगल क्रोम है ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, वो आपका गूगल क्रोम है, ठीक है। इसका उपयोग हम क्या कहाँ करेंगे, इंटरनेट पर वेबसाइटों की जानकारी, चित्रों और वीडियो को खोजने और देखने के लिए किया जाता है। और ये एक प्रकार से कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक ओएस, लिनक्स और आईओएस पर चलता है। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? जीमेल होगा, याहू होगा, विंडोज़ होगा या एमएस पेंट होगा? देखो, आप सभी जानते हैं कि ये जो जीमेल है ये तो मेल का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर विंडोज़ है, जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या फिर एक्सेल, ये सारी चीज़ें अपनी पर्टिकुलर चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए बनी है। और एमएस पेंट ये एक प्रकार का ग्राफिक्स ड्राइंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, और ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब रह गया यहाँ पर याहू, मतलब हम बोल सकते हैं कि सर्च इंजन याहू है। याहू क्या है, याहू एक प्रसिद्ध वेब आधारित सर्च इंजन है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि W3 वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है। अन्य जो प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल, बिंग और डक डक गो ये भी शामिल है। मैं आपको इसकी लिस्ट दूंगा अगले वीडियो में। एक FTP का उपयोग किस लिए होता है? FTP का उपयोग किस लिए होता है? और ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका फुल फॉर्म है क्या। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आप खुद बता सकते हैं कि FTP का उपयोग किस लिए होता है। देखिए, FTP का उपयोग यहाँ मुख्य रूप से एक कंप्यूटर से, जैसे एक कंप्यूटर से फाइल को ट्रांसफ़र दूसरे कंप्यूटर में करने के लिए FTP का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर फाइलों का स्थानांतरण करने के लिए होता है। और ये इंटरनेट या नेटवर्क पर फाइलें अपलोड करना, ठीक है, अपलोड करना या फिर
इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करने का एक मानक तरीका माना गया है FTP, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, फाइल ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। FTP ये क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है, FTP की हम बात कर रहे हैं। और वेब सर्वर पर वेबसाइट फाइलें अपलोड करना या बड़ी फाइलों को साझा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने देखा FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब फाइल कहाँ लिखा है, फाइल दोनों जगह लिखा है, ए और सी में। आप देखो ट्रांसफ़र कहाँ है, ट्रांसफ़र ए में है, मतलब हमारा उत्तर ए होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर डेटा को छोटे छोटे भागों में भेजने को क्या कहा जाता है? देखो, इंटरनेट पर जो भी डेटा होता है उसे जब आप यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे, स्थानांतरित करते हैं, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है, ठीक है। एक छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है। इंटरनेट पर डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके भेजने की प्रक्रिया आप बोल सकते हैं पैकेट स्विचिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। देखिए, ये जो पैकेट स्विचिंग है, जब आप इंटरनेट पर कोई बड़ी फाइल या फिर कोई किसी प्रकार का मैसेज या कोई फाइल या किसी प्रकार का मैसेज आप क्या करते हैं, आप जब इसे सेंड करते हैं तो उसे नेटवर्क के माध्यम से आसानी से यात्रा करने के लिए छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे स्लॉट्स में तोड़ दिया जाता है। उसे या आप पैकेट स्विचिंग कहते हैं, जो कि अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखो, एक वर्ड और होता है और वो होता है राउटिंग। एक होता है राउटिंग। इसका क्या काम है, देखो ये क्या करता है, जो प्रत्येक पैकेट होते हैं, मतलब कि देखो ये जो पैकेट है, ये प्रत्येक पैकेट को स्वतंत्र रूप से अपने गंतव्य, मतलब कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रास्ते चुनने का सहायता प्रदान करता है। अब एक होता है रीअसेंबली, मतलब कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद इन सभी पैकेट्स को वापस क्रम में जोड़कर मूल डेटा बनाने का काम करता है। यहाँ पर रीअसेंबली मतलब कि फिर से असेंबल करने का काम रीअसेंबली कहलाता है। और फिर एक लास्ट होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी होता है, ये टेक्निक नेटवर्क संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है, क्योंकि क्योंकि इसके लिए किसी डेडिकेटेड संचार मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जब डेटा को पैकेट में बांटा जाता है तो राउटिंग, रीअसेंबली और एफिशिएंसी जैसी प्रोसेस संपन्न होती है। अब यहाँ पर ये डेटा सॉर्टिंग क्यों गलत है, यहाँ पर डेटा सॉर्टिंग भी गलत है, ये डेटा मर्जिंग भी गलत है और डेटा पेजिंग भी गलत है। अब ये गलत है तो इसका मुख्य कारण क्या होगा, देखो यहाँ पर जो डेटा सॉर्टिंग लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि डेटा को किसी विशेष क्रम, मतलब कि कोई वर्ण के अनुसार या फिर किसी संख्यात्मक रूप से व्यवस्थित करना है, ना कि उसे छोटे भागों में बांटना। तो ये शॉर्टिंग की प्रोसेस नहीं है, जबकि ये तो पैकेट की बात होती है। यहाँ तो बोल दिया कि या तो किसी वर्ण के आधार पर उसका शॉर्टिंग हो रहा है या फिर किसी संख्या के आधार पर, तो इसका मतलब तो ये है ही नहीं, यहाँ तो पैकेट्स में बांट रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बोला है डेटा मर्जिंग। अब यह दो या दो से अधिक डेटा सेटों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन के विपरीत कार्य करता है। और यहाँ क्या बोला है, छोटे छोटे भागों में बांटना, और यहाँ तो ये बोल रहा है कि जो भी छोटे छोटे भाग है उनको बड़े भाग में कन्वर्ट करना, ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये मर्ज करना ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बोला है डेटा पेजिंग। देखो, ये मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेमोरी, मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी मतलब हम बोल सकते हैं कि रैम के मैनेजमेंट से संबंधित एक प्रक्रिया है, जहाँ डेटा को पेज के रूप में स्टोर किया जाता है और इसका उपयोग इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अर्थात हम बोल सकते हैं इंटरनेट पर जब डेटा पहुंचाया जाता है तो छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं, और ये पैकेट्स राउटर के माध्यम से अलग अलग रास्तों के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या करता है, ये जितने भी छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनको रीअसेंबल किया जाता है और उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखता है और अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से पहुंचा दिया जाता है। राउटर का मुख्य कार्य क्या है, राउटर का मुख्य कार्य क्या है, देखिए जो कंप्यूटर की जो शब्दावलियाँ हैं इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप कंप्यूटर की इस बातों को आप अच्छे से समझ सकोगे। देखो, आपको मेहनत करना पड़ेगी, आप जितनी भी कोशिश करोगे वो कोशिश कहीं ना कहीं आपको भविष्य में काम देगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रयत्न कदापि व्यर्थ न भवति, मतलब कि हमारे द्वारा की गई कोशिश कभी भी निरर्थक नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको फ़ायदेमंद साबित होगी ही होगी। देखिए, आपको छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। अभी हमारे एग्ज़ाम को थोड़ा सा समय है और आपको और भी अपडेट मिल जाएगा इस एग्ज़ाम से संबंधित, चाहे आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो। ये जो सीरीज़ है, ये जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ है,
हमारी जो कंप्यूटर की सीरीज़ है ये आपके ITI TO में भी काम आएगी, ITI TO में भी काम आ रही है, ठीक है, जिसको हम कोपा बोलते हैं। उसके बाद अन्य एग्ज़ाम में भी काम में आती है, जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ काम में आएगी। आप PSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ काम में आएगी। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सीरीज़ आपको काम में आएगी, क्योंकि कंप्यूटर विषय एक ही है, इसमें किसी प्रकार का अपडेशन नहीं होता है। जो चीज़ें पहले से चल रही है वैसे का वैसा हमें आज भी पढ़ना है। अगर कोई नई फैसिलिटी आती है तो उसे हमें ऐड ऑन करना है अपने नोट्स में, बस इतना ही काम करना है। और आपको डे बाय डे एक छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करना होगा, क्योंकि युद्ध जीते जाते हैं अपने अभ्यास के दौरान। युद्ध वाले दिन तो सिर्फ प्रमाण दिए जाएंगे, ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम देख रहे थे राउटर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, राउटर का मुख्य कार्य है नेटवर्क में डेटा राउट करना, नेटवर्क में डेटा राउट करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अब इस बात को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। प्रिंटिंग होती है, नहीं होती है प्रिंटिंग। यहाँ पर वायरस हटाना ये कार्य नहीं होता है, रैम बढ़ाना ये कार्य भी नहीं होता है। देखो, राउटर जो है, ये राउटर एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर कैसा डिवाइस है? ये एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब कि नेटवर्क पर काम करने वाला डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य होता है डेटा पैकेटों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुँचाना। और इसका कार्य होता है और इसका मुख्य कार्य होता है डेटा पैकेट्स जो रहते हैं, छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाना, जो अभी हमने देखा था। और ये डेटा भेजने के लिए सबसे कुशल और सबसे छोटा, मतलब कि एक बेस्ट पार्ट सिलेक्ट करके देता है, भैया आप इस रास्ते से जाओ, आप जल्दी पहुंच जाओगे, जिससे जानकारी सही तरीके से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। और इससे क्या होता है? इससे इंटरनेट पर जो भी ट्रैफिक आता है, इंटरनेट पर जो भी ट्रैफिक होता है, जिसे हम पुलिस कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस होता है, इसे यह डेटा प्रवाह के निर्देशित को मार्ग से हटा दिया जाता है। और इसे हम इंटरनेट का जो ट्रैफिक पुलिस होता है ना, इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह डेटा के प्रवाह को निर्देशित करता है। अब यहाँ पे अन्य विकल्प क्यों गलत है? देखो, प्रिंटिंग प्रिंटिंग का कार्य प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, ना कि राउटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो राउटर है ना, ये राउटर क्यों लगाते हैं? ये डेटा को छोटे छोटे भागों में जो बट गए हैं, उनको एक निश्चित रास्ता, एक व्यवस्थित रास्ता, एक शॉर्ट रास्ते में पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब कि ये सर्वर पर एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वायरस नहीं हटाता, वायरस हटाने का कार्य एंटीवायरस का होता है, ठीक। रैम बढ़ाना हार्डवेयर अपग्रेड है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर किया जाता है, और ये राउटर के कार्य में किसी प्रकार से शामिल नहीं है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? अब आपको मॉडेम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अधिकांश बच्चे तो यहाँ पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर लगा सकते हैं, और अधिकांश बच्चे एक और ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और एक होता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन अगर होगा तो बच्चे वही पहले लगाएंगे, लेकिन हमको ये ऐसी गलती नहीं करना है। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, और ये एक कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस होता है। मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है? मॉडेम एक प्रकार से हार्डवेयर का डिवाइस होता है, जो कि डिजिटल, ये क्या करता है? जो भी डिजिटल डेटा है कंप्यूटर में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। मतलब जो भी एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं ना, ये मॉडेम क्या करता है? उसको डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। और इसके विपरीत अगर डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है ना, ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हुई, ठीक है, और अगर डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हुई ना, तो ये क्या करता है? डिजिटल चीज़ों को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। ये होता है डीमॉड्यूलेशन का कार्य, ठीक है। वीडियो कॉल किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? वीडियो कॉल किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? देखिए, जब हम इंटरनेट का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हमको कितनी सारी बातें पता हो रही है। ये आज के ज़माने के हिसाब से हमको इंटरनेट के कई सारे फ़ायदे, नुकसान, उसका उपयोग, उसका महत्व हमें अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, वीडियो कॉल का मुख्य रूप से हम देखें VoIP पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इस पर आधारित है, ठीक है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इस टेक्निक पर आधारित है। ये जो VoIP है, इंटरनेट के माध्यम से वॉइस और डेटा जो वीडियो का है उसके वास्तविक मार्ग मतलब कि रियल टाइम संचरण को सक्षम बनाता है, जिससे कि पारंपरिक फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये टेक्निक उच्च गुणवत्ता, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान होना, VoIP मतलब कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के माध्यम से आवाज़ और वीडियो का संचार होता है। ये जो अन्य विकल्प है जैसे SMTP, DNS, FTP, ये सब है ना एड्रेसिंग के लिए है और FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए है। SMTP एक मेल के लिए होता है और इसके लिए हमने विस्तृत जानकारी अपने पिछले वीडियोज़ में हम कवर करते आ रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप कंप्यूटर विषय को अच्छा करना चाहते हैं, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ ये बात तो स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पढ़ाया गया ज्ञान हम 100% एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम याद नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं हम 70 से 80% उस ज्ञान को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हम जितना यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, उसको आप 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें और ज़रूर उसके एक छोटे से शॉर्ट नोट बनाएं। जो आप भूल रहे हैं उसको आप नोट करो कहीं, और आप एक हफ्ते में एक बार उस कॉपी को ज़रूर देखो और उस कॉपी पर काम करो, क्योंकि वो अपनी कमियों को पूरा कर रहा है। देखो, VoIP का फुल फॉर्म जो हमने अभी देखा, मतलब हम जो देखते जा रहे हैं वो चीज़ हमारी पीछा करते जा रही है। इसका अर्थ यही है कि हमें पीछे की चीज़ों को भूलना नहीं है। फिर से यह पूछ लिया VoIP का फुल फॉर्म क्या है। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये कहाँ लिखा है, देखो ये 2 जगह लिखा है, वॉइस यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ओवर हमें देखना है जो यहाँ लिखा है, बस खेल खत्म, इससे ज़्यादा हमको देखना ही नहीं है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यह एक ऐसी टेक्निक है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों के बजाय इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से वॉइस कॉल और मल्टीमीडिया डेटा को डिजिटल पैकेट के रूप में भेजने की अनुमति देता है। इसे इंटरनेट टेलीफोन भी कहा जाता है, VoIP को, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको शब्दावली पर कमांड बनानी है ताकि आप इनको समझ सको और इनका उपयोगिता का महत्व जान सको। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा है? सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण आप बताइए। क्या फेसबुक है, क्या MS वर्ड है, या विंडोज़ है, या CPU है? इसका उत्तर आपको बढ़िया से पता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका उत्तर गलत ना करो। फेसबुक, ठीक है। और ये एक प्रकार का लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है, मैं भी चलाता हूँ, मुझे भी मज़ा आता है, जिसका उपयोग दोस्तों से, परिवार से जुड़ने, फ़ोटो और वीडियो साझा करने और संदेश भेजने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। MS वर्ड क्या है? देखिए, MS वर्ड किसी कंटेंट पर कार्य करने के लिए किया जाता है, मतलब कि हम किसी प्रकार से डिजिटल रूप से कोई पेज बना रहे हैं, कॉपियाँ बना रहे हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और CPU क्या है? ये कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब कि क्या है, मस्तिष्क बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर मैं इसको सिर्फ प्रश्न और उत्तर बता के आगे बढ़ जाऊँ? या अगर आपके पास कोई और नया सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर भी कार्य करेंगे। साइबर क्राइम किससे संबंधित है? साइबर क्राइम किससे संबंधित है, बताइए। देखिए, साइबर क्राइम कंप्यूटर और इंटरनेट अपराध है, इनसे संबंधित है, कंप्यूटर और इंटरनेट अपराध से संबंधित है। ये जो साइबर क्राइम होता है, ये किसी प्रकार की ऐसी अवैध गतिविधि से संबंधित है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके एक उपकरण के रूप में या लक्ष्य के रूप में किया जाता है, जैसे कि डेटा चोरी करना, हैकिंग या ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, यही एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। अब ये ऑप्शन ए जो कंप्यूटर और इंटरनेट अपराध ही क्यों सही है? क्योंकि साइबर अपराध में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके ही वित्तीय नुकसान या डेटा की चोरी या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब ये केवल हार्डवेयर, प्रिंटर और कीबोर्ड क्यों नहीं है, ये तीनों ऑप्शन तो पहले आप गलत कर दो। आप क्यों नहीं है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखो, ये जो हार्डवेयर, प्रिंटर और कीबोर्ड है, ये केवल उपकरण है, ना कि ये स्वयं एक प्रकार से अपराध है, ठीक है। कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके ही किया गया अपराध साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं हैकिंग होता है, एक प्रकार का हैकिंग होता है। फिर होता है फिशिंग,
फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, एक वायरस होता है, उसके बाद आप देखोगे रेनसमवेयर होता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है। ये सारे क्राइम के एक प्रकार के अपराध के सूची में आते हैं। अब मैंने आपको जो ये नाम बताए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करना है, क्योंकि कुछ कार्य मैं करूँगा और कुछ कार्य आप करोगे। यदि सीधा सीधा सब कुछ मिल जाता तो कोई भी मेहनत नहीं करता। फायरवॉल का क्या कार्य है? फायरवॉल का क्या कार्य है और हमने इसको कई बार पढ़ा है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, फायरवॉल एक प्रकार से एक सैनिक के रूप में, द्वारपाल के रूप में कार्य करता है, ताकि इंटरनेट से जो भी चीज़ आ रही है सबसे पहले उसको वेरीफाई करे कि ये हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए सही है या नहीं। अगर वहाँ पे वेरीफाई हो गया तो ही उसको एंट्री मिलेगी, अन्यथा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होता है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले या फिर बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टरिंग करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ये अनधिकृत मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस को रोककर कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को साइबर हमलों और खतरों से हमें सुरक्षित रखने का कार्य प्रदान करता है। ये एक बैरियर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फायरवॉल एक बैरियर के रूप में कार्य करता है। ये अवैध डेटा पैकेट को ब्लॉक करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों रूपों में आपको सुरक्षित रखने का कार्य पहुंचाता है। वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम होता है? वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम होता है? देखिए, ये जो वायरस है ये एक प्रकार से हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं, हानिकारक प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जिस प्रकार से ये वायरस घुसते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैंग कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कि कैसा, मतलब कि एक प्रकार का मॉलवेयर या फिर मेलवेयर आप बोल सकते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं जिसे कंप्यूटर सिस्टम या फिर हमारी फाइलें होती है, हमारा जो डेटा होता है, उनको नुकसान पहुंचाने का, उनको नष्ट करने का, चोरी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह उपयोगकर्ता की जानकारी को बिना सिस्टम में घुसकर अपनी प्रतिक्रिया बनाने लगता है। इस प्रकार का खतरनाक सॉफ्टवेयर है ये। अतः मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको इंटरनेट में और कंप्यूटर से समस्त जितने भी फंक्शंस हैं उनकी अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये एआई का ज़माना है और हमको इंटरनेट से समस्त जानकारी को दृढ़ तरीके से रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक यहाँ पर हथियार के रूप में कार्य करेगा। आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाने आना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, आपको वेबसाइटों का ज्ञान होना, आपको वायरस, एंटीवायरस का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन हमारे लिए हानिकारक है। सारे मेलवेयर, सभी हमको वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इन सभी टूल्स का अच्छे से ध्यान होना चाहिए। आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वो ज्ञान आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से काम आ ही जाएगा अपने जीवन में। ये नौकरी वोकरी तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हमारे जीवन का एक छोटा सा माध्यम है जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े। लेकिन जो हमारा ज्ञान है ये हमको असलियत तरीके से जीवन जीने की एक नई राह देता है। तो मेरी यही आशा है कि आप दिन रात मेहनत करें और जो भी कमी आ रही है आप मेरे किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जस्ट सेकेंड में या फिर जस्ट मिनट में देने पसंद करूँगा। बस आप बने रहिए और अपनी पढ़ाई को एक नया अंजाम देने की कोशिश करिए।